ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट, पॉलिटी का चर्चा में है तो करंट के साथ जोड़ा जाएगा इसको। टॉपिक का हेडिंग हमने जो आपने थंबनेल में देखा वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जजेज बढ़ा के अभी 37+1 तो टोटल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान हो गया, 38 का। ये न्यूज गुड है, अच्छी न्यूज है, क्योंकि हाँ, अब न्यायाधीशों की संख्या अगर 38 हो गई, इसका मतलब जैसे जैसे न्यायाधीश बढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में वैसे वैसे मामलों का त्वरित निस्तारण भी हो जाता है। और जो स्पीडी जस्टिस है, त्वरित न्याय, उसका कॉन्सेप्ट है, लंबित मामले नहीं रहेंगे। क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 90K प्लस 90,000 से ज़्यादा मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग अभी चल रहे हैं। इसलिए ये मुद्दा है जिस पर हमें चर्चा करनी है। शुरुआत हुई इसकी 5 मई को। थोड़ा सा इसका अगर बैकग्राउंड में चलें तो 5 मई 2026 को कैबिनेट ने एक फैसला लिया, मंत्रिमंडल ने, कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर और अब कितनी कर दी जाएगी, 37 कर दी जाएगी। तो 37 मतलब एक मुख्य न्यायाधीश तो रहेगा ही, वो पहले भी मुख्य न्यायाधीश था, 1+33 था, अब 1+ हाँ 37 होगी, टोटल 38 हो जाएंगे। ये कैबिनेट ने निर्णय लिया, पर उस टाइम में क्या है कि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा था। तो आप ऐसे समझ लें कि जब लोकसभा सेशन में नहीं होती है या राज्यसभा सेशन में नहीं होती या दोनों सत्र में नहीं होते हैं, तो राष्ट्रपति को भारत के संविधान के तहत एक स्पेशल पावर है, आर्टिकल 123 का, जिसके तहत वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस, अध्यादेश को आप ऐसे समझे कि त्वरित कानून है जो एक्ट की तरह काम करता है, थोड़े दिन टेम्परेरी लॉ की तरह काम कर लेगा, फिर जैसे ही सत्र में आएगी पार्लियामेंट का, लोकसभा राज्यसभा, तब उसको रेगुलर लॉ के रूप में पास करवा लिया जाएगा। ठीक, तो आर्टिकल 123 का यूज करते हुए प्रेसिडेंट साहब ने 16 मई 2026 को एक अध्यादेश पारित किया और उस अध्यादेश में ये प्रावधान कर दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट में 1+37 न्यायाधीश होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? तो एक आर्टिकल पिक्चर में आ गया 123। अब थोड़ा और समझना है, फिर इश्यू क्या है वो समझना है। भारत के संविधान का आर्टिकल 124 क्या कहता है, उसको पहले समझना पड़ेगा। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन, ऐसे याद करवाया था क्लास में कि आपकी चॉइस है सुप्रीम कोर्ट में जाने की, तो एक सुप्रीम कोर्ट की क्या है, चॉइस है। तो 124 में अपने सुप्रीम कोर्ट की बात है। इसको देखें बहुत इंटरेस्ट के साथ में, आपको फैक्ट समझ में आएगा। यहां क्या लिखा हुआ है, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश, और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करे तब तक 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, मैक्सिमम 7। तो अपने संविधान में आज भी कितने न्यायाधीश लिखे हुए हैं, 1+7, और असल में कितने हो गए, 1+37। तो देखो क्या सवाल बनेगा परीक्षा में कि वर्तमान में आर्टिकल 124 में कितने न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख किया हुआ है, 1+7 का। और इन्होंने ये भी बोल दिया कि संसद विधि द्वारा, लो द्वारा इस संख्या को बढ़ा सकती है। तो अब ये कितने हो गए, 1+37। इसके लिए कानून कौन सा है, कानून समझे आप। ये लिखा हुआ कि जब तक संसद विधि द्वारा, तो संसद ने एक विधि बना रखी है, लो, एक एक्ट बना रखा 1956 का, वो ये एक्ट समझे आप। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज एक्ट 1956, ये आपको बैरेक्ट में नहीं मिलेगा, ये
एक्ट है जो संसद ने तैयार कर रखा है, बना रखा है, कब बना लिया था? 1956 में बना लिया था। तो अब सवाल आए परीक्षा में कि जब भी जजों की संख्या बढ़ाई जाती है तो संविधान में संशोधन नहीं होता है। तो ये जो एक्ट है इसका जो धारा 2 है, देखो क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज अदर देन चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस तो एक ही रहेगा, तो बाकी जजेज का नंबर बढ़ता रहेगा। तो सवाल अगर ऐसा परीक्षा में आ जाए कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई है, ये कौन से आर्टिकल में संशोधन हुआ, तो आप बोलना आर्टिकल में नहीं हुआ है, ये 1956 का जो एक्ट है उसकी धारा 2 में ये बदलाव हुआ है, और ये टाइम टाइम पर होता रहेगा। देखो धारा 2 को अगर आपको समझना है, ये लिखा हुआ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस शैल बी 33। 33 था उस टाइम में, अब यहां 33 की जगह कौन सा नंबर लिख दिया जाएगा? 37। बस इतना ही बदलाव होगा। तो बहुत सामान्य सी बात है। अब आगे की कहानी शुरू होती है। अब तो अभी तक आपके दो कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, दो अवधारणाएं। पहली ये कि सुप्रीम कोर्ट में जजेज की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या अभी टोटल 38 हो जाएगी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा और 37 अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे। शुरुआत कहां से हुई? 5 मई का दिन था, 5/5/26 को कैबिनेट ने निर्णय लिया, मंत्रिमंडल ने, कि अब न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाएंगे, और 16 मई को राष्ट्रपति जी को बोला कि अध्यादेश जारी कर दो। राष्ट्रपति जी ने संख्या बढ़ा दी। अब 20 जुलाई को, थोड़े दिन पहले, जब अभी मानसून सत्र चल रहा लोकसभा का, उसमें इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, रखा गया, क्योंकि अध्यादेश की लिमिट तो आपको पता है इन जनरल 6 महीने होती है, और जब सत्र शुरू हो जाता है तो 6 सप्ताह की होती है। अब एक डेट और चर्चा में आएगी, वो है 20 जुलाई 2026। बस मुद्दा यहां से शुरू होता है। अब असल में तो इस बिल को अगर आपको पास करवाना था, एक्ट बनवाना था, तो आप इसको एक साधारण विधेयक के रूप में रखना चाहिए था आपको, पर इसको रख दिया धन विधेयक के रूप में। क्यों रखा? अब डिबेट इस पर चल रही है, इसलिए तो बड़ी डिबेट है, वरना तो ये सवाल इतना ही होता कि वर्तमान में कितनी संख्या हो गई, 1+37 हो गई। मुद्दा अब शुरू होता है। अब देखिए, समझे आप। इससे पहले मुझे 5 मिनट और चाहिए आपको कि ये विधेयक क्या होते हैं असल में। तो बिल, टाइप्स ऑफ बिल, हालांकि ये पॉलिटी में मैंने डिटेल से कवर किया है, दोबारा भी अपने को कवर करना है। बिल कितने प्रकार के होते हैं? तो बिल इन जनरल 4 प्रकार आप समझ लो, या 3 समझो तो भी चलेगा। कुछ बिल होते हैं जो साधारण काम के लिए होते हैं, उनको ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं, साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल। कुछ बिल होते हैं जो संविधान में संशोधन करते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन बिल, विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो वो बिल जिससे संविधान में संशोधन होगा। तो क्या इस बिल से संविधान में संशोधन हो रहा है क्या न्यायाधीश की संख्या वालों में? नहीं हो रहा है, संविधान में संशोधन करना ही नहीं पड़ेगा, उसके लिए एक्ट में संशोधन करना है, वो साधारण बिल के रूप में पारित होना चाहिए था। तीसरा एक वर्गीकरण है जिसको बोलते हैं, अलग पेन से लिखते हैं, धन विधेयक, मनी बिल। इसका मतलब वो बिल जिसमें धन की बात आए, पैसे की बात आए, टैक्स की, मैं याद कराऊंगा कितने विषय आते हैं, अभी याद करेंगे इसमें, उसको मनी बिल बोलते हैं। और एक अंतिम होता है जिसको बोलते हैं वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। इसका मतलब बिल के नेचर के आधार पर, उसमें क्या कंटेंट लिखेंगे उसके आधार पर बिल कितने प्रकार के हो गए? 4। और बिल रख कौन रहा है,
इसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइवेट मेंबर और एक सरकारी या गवर्नमेंट मेंबर। सरकार का कोई विधायक, सरकार का कोई मंत्री रखे उसको सरकारी बोलते हैं, और उसके अलावा कोई भी विधायक, कोई भी सांसद रखे उसको निजी मेंबर बिल बोलते हैं। इस पर भी एक बार बात करनी है अपने को, एक निजी मेंबर बिल अभी रखा गया है। तो 4 प्रकार के बिल होते हैं। साधारण जब भी कोई भी विधेयक होता है, इस पर लोकसभा और राज्यसभा को बराबर की ताकत है, क्योंकि बिल साधारण है। तो अगर डेडलॉक भी फंस जाए तो आर्टिकल 108 का प्रयोग करके, और संयुक्त सत्र भी बुलाया जा सकता है, संयुक्त बैठक का प्रावधान भी है। कुल मिला के अगर किसी भी बिल को आपको साधारण बिल के रूप में पारित करवाना होता है तो बहुत जोर आता है सरकार को। बिल लोकसभा में भी पास होना जरूरी है, बिल राज्यसभा में पास होना जरूरी है। तो अगर किसी सरकार की मेजोरिटी बहुमत राज्यसभा में नहीं होता है तो उस टाइम में थोड़ा गेम खेलते हैं। दूसरा संविधान संशोधन विधेयक होता है। इस पर डिबेट, मतलब अच्छे से डिबेट होगी। आर्टिकल 368, 2 प्रकार के बिल वहां पे लिखे हुए हैं। साधारण विधेयक कितने प्रकार से रखे जा सकते हैं? वैसे संविधान में 3 प्रकार से संशोधन हो सकता है, पर 368 में 2 प्रकार लिखे हुए। इसको टॉपिक को बाद में लेंगे कभी। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, धन विधेयक। भारत के अगर संविधान का आपको आर्टिकल अगर देखना है, भारत के संविधान के अगर आर्टिकल में जाएं तो वहां पे 2 आर्टिकल हमें पढ़ने हैं। एक धन विधेयक से संबंधित प्रोसीजर आर्टिकल 109, और धन विधेयक होगा कौन सा विधेयक, साफ साफ लिखा हुआ है 110। समझ में आ गया? इसका मतलब अगर हमें धन विधेयक को समझना है तो हमें 2 आर्टिकल समझने पड़ेंगे। एक आर्टिकल 109, एक आर्टिकल 110। अंतिम करके फिर इस पर ही हम फोकस करेंगे। वित्त विधेयक आर्टिकल 117 हम वित्त विधेयक को लेकर समझते हैं, कभी दोबारा क्लास बनाएंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड फाइनेंस बिल, मेजर डिफरेंस क्या है, कौन सा धन विधेयक होता है, कौन सा वित्त होता है। ये अच्छी डिस्कशन की क्लास होगी, अभी नहीं होगी पर ये बाद में। आज अपना मुद्दा क्या है, अपनी हेडिंग क्या है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई, कितना कर दिया? अब 38 कर दिया। तो नियम तो ये कहता है कि वो साधारण बिल ही था, संख्या बढ़ा दो। सरकार ने क्या गेम खेला? धन विधेयक के रूप में पारित करवा दिया। क्यों करवा दिया? इसके लिए 2 आर्टिकल समझते ही आपको समझ में आ जाएगा। ये 109 बताता है कि धन विधेयक की प्रोसीजर क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी, और ये बताता है कि धन विधेयक को कैसे डेफिनेशन में क्या शामिल किया जाएगा। क्यों सरकार ने ऐसा किया होगा? कुछ तो मजबूरी रही होगी, अभी देखते हैं। ये पल्ले पड़ गया। अब देखो आगे, इस पर आओ। थोड़ा सा मैं आपको शब्दशय पढ़ाऊंगा। आर्टिकल 109 में क्या लिखा हुआ है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, स्पेशल प्रोसीजर रिगार्डिंग टू द फाइनेंस मनी बिल। माफी चाहता हूं, देखो लिखा हुआ धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन स्टेट ऑफ काउंसिल। तो राज्यसभा को रोक दिया। धन विधेयक हमेशा किस में रखा जाएगा? लोकसभा में। इसका मतलब राज्यसभा के पंख काट दिए कि पहले तो आप राज्यसभा में रखोगे ही नहीं, आप केवल लोकसभा में रखोगे। तो राज्यसभा को साइलेंट कर दिया। दूसरी बात, धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात कहां पे आएगा? राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाएगा कि भाई आप भी सिफारिश दो। और राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से कितने दिन? 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिश लोकसभा को भेज देगी। सिफारिश मानने या नहीं मानने किस पर डिपेंड है? लोकसभा पर। हाँ, अगली बात, यदि लोकसभा राज्यसभा किसी सिफारिश को स्वीकार कर ले कि हाँ आपने बोला ठीक है, तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए और लोकसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधन सहित पारित समझ लिया जाएगा कि हाँ हमने आपकी बात मान ली है। पर इससे ज्यादा बात ये काम की है, यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करे कि तुमने जो रिकमेंडेशन दी हमें स्वीकार नहीं है,
राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधन के बिना इसको पारित समझ लिया जाएगा। इसका मतलब सिफारिश अगर करती है राज्यसभा लोकसभा को, केवल सिफारिश की ताकत है, तो लोकसभा की इच्छा है मान भी ले नहीं भी माने। अब देखो, यदि लोकसभा द्वारा पारित तो राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए पारित धन विधेयक को सिफारिश भेज दी, मान ली तो ठीक है, सिफारिश भेज दी नहीं मानी तो ठीक है, पर राज्यसभा कहेगी हम चुप हो जाते हैं, इसको 1 साल तक लटका देते हैं ना। आप केवल कितने दिन रोक सकते हो? 14 दिन की अवधि के भीतर अगर लोकसभा को लौटाया नहीं आपने, तो ये समझ लिया जाएगा कि दोनों सदनों से क्या हो गया, वो पारित हो गया। इसका मतलब राज्यसभा को धन विधेयक के मामले में केवल क्या ताकत है, कोई ताकत नहीं है, छोड़कर 14 दिन डिले को 14 दिन तक ये रोक सकते हैं ना। सिफारिश देने की तो है, पर वो मान्य या नहीं माने वो लोकसभा पर है। सारी ताकत किसको दे दी? लोकसभा को। लोकसभा को बहुत अपर हैंड दे दिया, राज्यसभा के सारे पंख काट दिए। पहले तो पंख यही काट दिया कि राज्यसभा में धन विधेयक रखा ही नहीं जाएगा। दूसरा, इसको 14 दिन में ही अपनी सिफारिश देनी पड़ेगी। तीसरी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो यहां नहीं हो कि आर्टिकल 118 में सही समझ सकते हैं अपन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर फैसला भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। कोई भी बिल आया, अध्यक्ष को लगा चलो इसको धन विधेयक बनाते हैं, उन्होंने मोहर लगा दी, तो उसका निर्णय फाइनल होगा। ना एग्जीक्यूटिव, ना लेजिस्लेचर, ना जुडिशियरी, सरकार के जो 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कहीं चैलेंज नहीं कर सकते, हो गया डन। तो यहां तक बात समझ में आई क्या? इसका मतलब आपने अगर किसी बिल को, न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने बिल को अगर धन विधेयक बनाया है, तो इसका सीधा संकेत क्या है? आपने राज्यसभा के हाथ काटे हैं कि कुछ नहीं करोगे, हम देखो पास करवा के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा देंगे। एक बात तो ये समझनी है, पर क्या किसी भी बिल को धन विधेयक बना सकते हैं क्या आप? ये बात 110 में लिखी हुई है कि देखो समझो आप, मैं इसको याद भी करवाता हूं आपको। 110 क्या कहता है? धन विधेयक की डेफिनेशन, कि क्या धन विधेयक की जो एम्बिट है, उसकी जो परिधि, उसमें क्या क्या आएगा। इसमें टोटल 7 बातें हैं, 1 2 3 4 5, ये थोड़ा सा कट गया, 6 7, टोटल कितनी बातें हैं? 7। इनको चाहे आप नहीं समझे, मैं वैसे ही याद करा दूंगा। ये लिखा हुआ आर्टिकल 110 में कि 7 बातों को छोड़कर कोई बात धन विधेयक में होगी नहीं, वरना तो सारे ही फिर बिल धन विधेयक बन जाएंगे। वो 7 बातें कौन कौन सी, उसको मैं समझाता हूं। देखो, एक मतलब 7 बातें या 7 सब्जेक्ट या विषय, ये 7 सब्जेक्ट अगर आएंगे वही धन विधेयक कहलाएगा। तो पहला सब्जेक्ट है भारत की जो निधि है, जहां भारत सरकार, ऐसे समझ लो आप, जहां अपने पैसे रखती है, संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा, जहां से वेतन भत्ते मिलते हैं सभी पदाधिकारियों को। तो एक तो ये फंड से जुड़ा हुआ कोई भी सब्जेक्ट है, वो धन विधेयक होगा। अब फंड में पैसे कितने प्रकार से डाल सकते हैं? 2 प्रकार से, या तो सरकार पर, सरकार जनता पर क्या लगा दे, टैक्स लगा दे, और या उधार ले ले। तो कोई भी बोरोइंग, सरकार कोई उधार ले रही है, तो कोई अगर ऐसा कोई बिल पास करना है, वो जिसमें पैसे की बात आएगी, हमें इतना रुपया बोरोइंग में लेना है, वो धन विधेयक कहलाएगा। सरकार टैक्स लगाए, कुछ टैक्स की बात आई, वो धन विधेयक कहलाएगा। तो कितने विषय हो गए टोटल? 3। एक तो ये फंड से जुड़ा हुआ, फंड में पैसा डालना 2 प्रकार से, और 2 ही प्रकार से पैसा निकाला जाता है, याद रखने के लिए। या तो भारित व्यय है, चार्ज एक्सपेंडिचर, चार्ज एक्सपेंडिचर। बहुत जगह आप देखते हो कि राष्ट्रपति का वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित होंगे। भारित का मतलब है कि ये भार है, हर महीने सैलरी उनको मिल जाएगी, तुम यहाँ डिस्कशन करने मत बैठ जाना कि इतना नहीं देंगे उतना, वरना राष्ट्रपति जी वेट करें सैलरी का,
वो अंडरस्टूड होगा कि भारित्व ये जाएगा ही जाएगा। और एक होता है जिसको भारित नहीं बोलते हैं, जिसको आप, मैं बजट में थोड़ा सा इसको अच्छे से और समझाऊंगा। तो जो ग्रांट्स जो होते हैं, अनुदान वाली जो चीजें होती हैं, या फिर आप ऐसा होता है कि जिसके लिए प्रॉपर बिल पास करवा के पैसा निकाल के फिर खर्च किया जाता है, तो देसी तरीके समझ ले, जो भारित नहीं होंगे, जो बिल पास करके और अमाउंट निकाला जाता है। क्योंकि आपको संचित निधि से पैसा निकालना है तो सीधे तो नहीं निकालेंगे, कोई बिल पास होगा फिर पैसा आएगा, बजट में से समझा दूंगा। तो कितने विषय हो गए टोटल? 1 2 3 4 5। अब आपने पैसा निकाला तो आपको ऑडिट भी करनी पड़ेगी, तो कोई ऑडिट आदि से संबंधित कोई भी विषय होता है वो धन विधेयक कहलाएगा। और अंतिम इंटरेस्टिंग है, जहां गेम खेलती है सरकारें, इनसे संबंधित अन्य विषय, अदर एसोसिएटेड सब्जेक्ट, इनसे जुड़ा कोई अन्य मामला वो भी धन विधेयक कहला देगा। पर इसमें देखो, न्यायाधीश की संख्या बढ़ाना घटाना एक ऐसा, अगर ठीक से याद, 2017 में भी सरकार ने ऐसा ही किया था, जब राज्यसभा में बहुमत नहीं था, तो एक आधार का जो आधार, अपना आधार कार्ड बनता, उसका एक बिल आया था, उसको भी धन विधेयक के रूप में पास करवाया था। उस टाइम में मैडम सुमित्रा महाजन लोकसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने मोहर लगा दी, फाइनल हो गया। हालांकि इस प्रकार के किसी बिल को आप धन विधेयक बना दो, कौन से प्रकार के? न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने वाले किसी बिल को आप धन विधेयक बना देते हो, या किसी भी साधारण विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित कर देते हो, ऐसा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा 7 न्यायाधीशों की पीठ के सामने, अभी उस पर फैसला नहीं आया। इससे पहले नया बवाल और हो गया कि अभी न्यायाधीशों की संख्या और बढ़ा दी। अंडरस्टूड? देखो, अब कोई आपसे पूछ ले कि धन विधेयक में क्या आएगा, तो आप बोलना 7 बातें आएंगी। एक, फंड से संबंधित निधि। फिर निधि में पैसा कितने प्रकार से? 2 प्रकार से, एक टैक्स, दूसरा उधार। निकालें कितने प्रकार से? 2 प्रकार से, या तो भारित या बिल के माध्यम से। निकाल लिया तो क्या करनी पड़ेगी? ऑडिट और इनसे संबंधित अन्य विषय। समझ में आ गई बात? इन 7 को छोड़कर बाकी कोई भी विधेयक होगा वो धन विधेयक नहीं होगा। चाहे तो साधारण विधेयक हो सकता है, चाहे संविधान संशोधन हो सकता है, चाहे वित्त विधेयक हो सकता है। समझ आ गई यहाँ तक बात? अब इन्होंने क्या तर्क दिया उसको समझते हैं। इन्होंने कहा कि हम न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा रहे हैं, ठीक, तो उनको वेतन भत्ते नहीं देने पड़ेंगे हमें? हाँ देने पड़ेंगे। कहाँ से निकलेंगे? वो भारित्व होंगे। भारित्व कहाँ से आएगा? इस निधि से आएगा, तो धन विधेयक हो गया अपने आप ही। तो उन्होंने क्या, एक छोटी सी पूंछ पकड़ी और उससे पूरा घुमा दिया कि यार हम न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब आप एक तरफ तो कह रहे हो कि न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होंगे, तो भारित होंगे तो संचित निधि से पैसा तो निकालना पड़ेगा ना अपने को। तो इसका मतलब एक ऐसा विधेयक है, हाँ भारित्व, तो ये धन विधेयक हो गया। ठीक है साहब। अब इस मामले पर वापस विवाद तो होगा, आपको पता है, क्योंकि ऐसा ही मामला पेंडिंग पड़ा किधर? सुप्रीम कोर्ट में 7 न्यायाधीशों के सामने। आपको मैं फ्यूचर की बात बताता हूँ क्या हो सकता है इस पर, अभी तो खैर मामला जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा स्पीकर का पावर लिखा हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष का। जब हम क्लास रेगुलर वाले में और इसको डिस्कस करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष का पावर, उसमें पावर ये भी है कि अगर किसी बिल पर उसको प्रमाणित करने का काम, अगर उसको सर्टिफाइड कर दिया, प्रमाणित कर दिया, किसने? लोकसभा के अध्यक्ष ने, स्पीकर ने, कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, उसके द्वारा किया गया फैसला, सर्वमान्य होगा, वो आप चैलेंज नहीं कर सकते। और फिर दूसरी बात, ये कोर्ट की ये जुडिस विधायिका की प्रोसीजर है, तो थोड़ा सा प्रोसीजर के बारे में भी आप सुप्रीम कोर्ट आदि में उसकी प्रोसीजर को ले जा नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लगता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट कई बार ऐसे वर्डिक्ट भी दे देता है जो अपने इमेजिनेशन से दूर के होते हैं कि अरे यार ये कैसे निर्णय दे दिया सा, पर मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा, ये बिल पास हो, ऑब्वियस सी बात है। जब सुप्रीम कोर्ट का भी आएगा तब यही आएगा कि भाई लोकसभा स्पीकर के आप पावर को आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। मुद्दा समझ में आ गया? अब अपनी हेडिंग क्या थी थंबनेल की? वो ये थी कि क्या ऐसा हो सकता है क्या
तो पहले का उत्तर तो है, हाँ हो सकता हो गया आपके सामने। हाँ 2017 में भी ऐसा कर दिया था। तो एक तो ये समझ में आ गया, और दूसरा ये था कि न्यायाधीशों की संख्या वो धन विधेयक से बढ़ा दी। अब आपको समझ में आ गया। तो शुरुआत को अगर हम अब शुरुआत से इसकी समरी करें तो सबसे पहले हमें जरूरत किसकी महसूस हुई, संख्या बढ़ाने की। और ये जरूरत कब महसूस हुई, 5/5/2026 को, 5/5/2026 को। और कहा कि कितनी संख्या करेंगे हम, एक तो रहेगा ही रहेगा, 33 से बढ़ा के कितने कर देंगे, 37। जब ये जरूरत महसूस हुई तो 16 मई को हमने 16/5/2026 को राष्ट्रपति से क्या जारी करवा दिया हमने, अध्यादेश। अध्यादेश कौन से आर्टिकल के तहत जारी किया जाता है, 123। राष्ट्रपति ने जारी कर दिया, पर अध्यादेश की अपनी सीमाएं होती हैं, या आप मैक्सिमम इसको 6 महीने या फिर 70 शुरू हो गए तो 6 सप्ताह तक रख सकते हैं। फिर 70 शुरू हो गया तो बात 20 जुलाई की है, 20 जुलाई 2026 को इसको धन विधेयक के रूप में रख दिया, मनी बिल के रूप में। ठीक, फिर हमें यह समझ में आ गया कि मनी बिल को लेकर 2 आर्टिकल बेसिकली हैं, एक आर्टिकल 109, एक आर्टिकल 110। 109 में प्रक्रिया है, साफ साफ कहा गया कि धन विधेयक राज्यसभा में रखा ही नहीं जाएगा, 14 दिन का पावर है। और 110 में 7 विषय लिखे हुए हैं, एक फंड से संबंधित, 2 प्रकार से डालना, 2 प्रकार से निकालना, ऑडिट करना और अन्य विषय। ठीक, सरकार ने क्या तर्क दिया है कि जो भारित व्यय होगा न्यायाधीशों को वेतन हम कहां से देंगे, तो धन विधेयक हो गया। ठीक, क्या ये बिल संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पारित हो सकता था क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 124 में कोई बदलाव ही नहीं होना है इसको लेकर। तो आर्टिकल 124 में लिखा हो ना, न्यायाधीशों की संख्या कितनी लिखी हुई है, आज भी 1+7 लिखी हुई है। तो कहा कि यही रहेगी अभी, तो संसद लो बनाए, उस लो में बदलाव करते रहो। तो संसद ने कब लो बना दिया, 56 में, और उसका सेक्शन 2, इसमें मैक्सिमम संख्या लिखी हुई है। इसमें भी अमेंड होकर संख्या कितनी हो जाएगी, 1+37 हो जाएगी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा, अध्यक्ष के द्वारा, और उसको चैलेंज नहीं कर सकते। सरकार ने ऐसा ही काम किया था 2017 में। कौन सा बिल आया था, आधार संशोधन अधिनियम। उस टाइम में सुमित्रा महाजन लोकसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रमाणित कर दिया। 7 न्यायाधीशों की पीठ के सामने आज ये मुद्दा पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब जब भी अखबार में न्यूज आया, आपका इंटरेस्ट जग जाएगा कि देखिए क्या निर्णय दिया, देखते हैं इस पर, न्यायाधीश वाली संख्या पर। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का फायदा क्या है, मेंस में अगर सवाल आए तो आपको बता दिया, स्पीडी जस्टिस हो जाएगा। पहली बात तो लंबित मामले जो 90,000 से प्लस मामले अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसमें त्वरित सुनवाई हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनानी पड़ती है, संवैधानिक पीठ आपको बहुत सारे मामलों में, वो कम से कम आर्टिकल 143 में लिखा हुआ कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे ही होंगे उस पीठ में। तो अब ज़्यादा न्यायाधीश होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपके बनाने में आसानी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे PIL के मुद्दे चल रहे होते हैं, तो PIL के मामलों की सुनवाई में थोड़ी सी फास्ट और जल्दी निर्णय लिया जा सकता है। कुछ अलग कोर्ट आपको बनाने होते हैं कई बार, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट है, तो कई बार न्यायाधीशों को उनमें मामलों में सुनवाई करनी होती है, वो मामलों की सुनवाई कर ली जाएगी। संवैधानिक व्याख्या से संबंधित जो मामले जुड़े हुए होते हैं उनमें हो जाएगा। तो जब संख्या बढ़ेगी तब वो मामलों का तीव्र निस्तारण किया जाएगा। इससे अपना जो न्याय का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें तीव्रता से, शीघ्रता से और सही न्याय मिले, उस अवधारणा को हम फुलफिल कर पाएंगे, और जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है इसकी दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। ये मेंस में आप लिख सकते हैं थोड़ा सा। और ऐसे कोई जो भी इश्यू होंगे वो मैं आपको और उसके डीप में जाके उसका पूरा एक अंडरस्टैंडिंग आपको बता दूंगा। ठीक है।